Hello everyone, welcome to Access Defense classes. Today we shall discuss our topic refraction of light. So friends, watch this video completely because all questions are very important in it. So friends, let's start our topic. फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी प्रेक्षक को तारे झिलमिलाते हुए प्रतीत होते हैं। इसके बारे में कहा जा सकता है कि तारे सतत प्रकाश उत्सर्जन नहीं करते हैं। तारों के प्रकाश का उनके वातावरण द्वारा बार बार अवशोषण होता है। तारों के प्रकाश का पृथ्वी के वातावरण द्वारा बार बार अवशोषण होता है। पृथ्वी के वातावरण के अपवर्तनांक में उतार चढ़ाव होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डी। पृथ्वी के ये वातावरण में अपवर्तनांक में उतार चढ़ाव होता है। तो अपवर्तनांक फ्रेंड्स इसमें क्या होता है? अपवर्तनांक होता है जो प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता रखता हो, उसे अपवर्तनांक कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसी अपवर्तनांक में उतार चढ़ाव होता रहता है। इससे क्या होता है? तारे झिलमिलाते हुए प्रतीत होते हैं। फ्रेंड्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स के लिए या नेवी। फ्रेंड्स देखते हैं सेकंड, लाल और नीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक का रेशियो होता है। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? लाल और नीले प्रकाश में। ये पहले तरंगदैर्घ्य देखते हैं। इसमें तरंगदैर्घ्य जो लैम्डा होती है वो सबसे अधिक किसके लिए होती है? रेड कलर के लिए। जैसे एक बेबियोर होता है उसमें सबसे बाद में आर आता है, इसलिए इसमें क्या होता है? रेड की सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है और बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। और इसका रिवर्स किस में हो जाएगा? अपवर्तनांक में। अपवर्तनांक लाल रंग का सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है। तो फ्रेंड्स यहीं ये नीला प्रकाश दिया है तो नीला पहले ही इसमें आ जाता है। तो इसमें फ्रेंड्स इसमें क्या होता है? रेड का अपवर्तनांक होता है वो कम होता है। अपवर्तनांक म्यू आर ये कम होता है किससे? नीले प्रकाश से। तो फ्रेंड्स नीले रंग के लिए देखते हैं तो इसे दे देते हैं म्यू वी। तो क्या होता है? अब इसमें ये म्यू आर है, ये कम है किससे? म्यू वी से, ब्लू से। तो ये कितना? ये अधिक होगा, ये अधिक है। म्यू वी ये अधिक है। तो इसमें क्या पूछा है? अपवर्तनांक का रेशियो लाल और नीले प्रकाश के लिए। तो म्यू आर अपॉन ये डिवाइड में कर देते हैं। म्यू वी इज ये हो जाता है ग्रेटर देन 1, सॉरी लेस देन 1। अब फ्रेंड्स ये आ गया। अब इसमें ऑप्शन से मैच करते हैं। म्यू आर अपॉन म्यू वी क्या है? 1 से कम। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ये हो जाएगा 1 से कम। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पारदर्शी क्वार्टज का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किसके लिए? तो फ्रेंड्स हम जानते हैं अपवर्तनांक होता है ये म्यू, ये समानुपाती होता है 1/λ के। जिसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी उसका जो म्यू है अपवर्तनांक है वो है कम होगा, और जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी। तो अब क्या पूछा है? पारदर्शी क्वार्टज या हीरा भी ले सकते हैं। तो इसमें अपवर्तनांक अधिक होगा। तो अपवर्तनांक किसका अधिक होता है? अपवर्तनांक लाल रंग का सबसे कम होता है, बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा? बैंगनी प्रकाश के लिए। इसका आंसर भी हो जाएगा बैंगनी प्रकाश के लिए। अब फ्रेंड्स चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स देखते हैं फोर्थ, किसी कांच का अपवर्तनांक 1.5 है यदि निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है तो इस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कांच में होगी, मीन्स मीडियम में, किसी मीडियम में इसकी चाल होगी, सॉरी इसकी तरंगदैर्घ्य होगी। तो फ्रेंड्स एक फार्मूला होता है एन, जो म्यू होता है, म्यू इज इक्वल टू ये होता है लैम्डा वायु, जो तरंगदैर्घ्य है वो वायु में, अपॉन लैम्डा मीडियम ये माध्यम में। और ये भी होता है म्यू इज इक्वल टू सी, जो प्रकाश का वेग है, अपॉन ये बी है जो मीडियम का वेग है, ये प्रकाश का वेग है। ये दो फॉर्मूले याद रखेंगे। अब फ्रेंड्स इसमें क्या लगेगा? इसमें देखते हैं ये अपवर्तनांक दिया है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तो लैम्डा वाला ये फॉर्मूला लगेगा। अब फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। क्या था? एन इज इक्वल टू ये लैम्डा किस में था? लैम्डा वायु में कितना है प्रकाश की चाल निर्वात में? तो 6000 एंगस्ट्रॉम, तो वह कैंसिल हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर क्या है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कांच में होगी तो लैम्डा, कांच मीन्स गिलास कर लेते हैं, ये पूछा है।
और यहाँ पर एन की वैल्यू भी पुट करेंगे। एन की वैल्यू कितनी, कांच का अपवर्तनांक कितना है 1.5, तो 1.5 इज इक्वल टू 6000 अपॉन लैम्डा जी। अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो यहाँ लैम्डा जी इज इक्वल टू हो जाएगा 6000 अपॉन 1.5। अब यहाँ से इससे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर एक और ज़ीरो बढ़ जाएगा, यहाँ 15, ये हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम। फ्रेंड्स इसका आंसर ये हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक पहले की तुलना में भिन्न है की जाती हैं तो परिवर्तन होगा। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपवर्तनांक पहले की तुलना में भिन्न है, तो इसमें परिवर्तन किस में होगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, इसमें आवृत्ति कभी नहीं बदलती है, आवृत्ति सेम रहती है और इसकी तरंगदैर्घ्य और वेग है, तरंगदैर्घ्य वेग ये चेंज हो जाते हैं। फ्रेंड्स अब देखते हैं ये तरंगदैर्घ्य तथा वेग ये आंसर क्यों आया और आवृत्ति इसमें क्यों नहीं चेंज होती है। फ्रेंड्स मान लेते हैं किसी माध्यम में प्रकाश की जो आवृत्ति न्यू है, ये मान लेते हैं न्यू डैश, एंड इसकी जो तरंगदैर्घ्य है, तरंगदैर्घ्य मान लेते हैं लैम्डा डैश, ये तरंगदैर्घ्य मान लेते हैं। अब फ्रेंड्स होता है जो ये न्यू डैश है, आवृत्ति न्यू डैश इज इक्वल टू ये होता है बी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा डैश कर लेंगे क्योंकि बी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो बी इज इक्वल टू न्यू डैश लैम्डा कर लेंगे, ये जो माध्यम में मानी है किसी में। तो अब यहाँ पर बी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो बी क्या होता है, बी होता है सी अपॉन म्यू, मीन्स ये म्यू क्या होता है, म्यू ये अपवर्तनांक होता है, म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सी अपॉन बी होता है। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, अभी बताया था म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन बी, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, म्यू लेते हैं सी अपॉन म्यू, ये अपवर्तनांक है म्यू, अपॉन ये लैम्डा डैश की वैल्यू क्या रखेंगे, तो लैम्डा डैश अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, लैम्डा डैश क्या होता है, ये अपवर्तनांक किस किस के इक्वल होता है, अपवर्तनांक ये कलर चेंज कर लेते हैं, ये अपवर्तनांक है म्यू इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ये क्या था, लैम्डा एयर में था, अपॉन लैम्डा ये मीडियम में माध्यम में था। तो ये एक फॉर्मूला बताया था, और क्या बताया था, म्यू इज इक्वल टू एक ये बताया था कि म्यू इज इक्वल टू कितना होता है, ये सी अपॉन बी, ये सी अपॉन बी, ये तो यही फॉर्मूला है। तो फ्रेंड्स क्या था, न्यू डैश इज इक्वल टू बी अपॉन लैम्डा डैश, तो यहाँ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सी अपॉन म्यू, और इसकी वैल्यू लैम्डा डैश की, मीन्स ये किसी मीडियम में है लैम्डा डैश, तो क्या बताया था अभी, ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन म्यू। इसे फ्रेंड्स ये म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये आवृत्ति मीडियम में आई, किसी मीडियम में, तो ये कितनी आई लैम्डा अपॉन म्यू। किसी भी माध्यम में जाने पर ये जो न्यू है ये कभी चेंज नहीं होती है, इसलिए आवृत्ति कभी चेंज नहीं होगी, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य तथा वेग में चेंज होगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इसकी तरंगदैर्घ्य तथा वेग चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जब अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश जाएगा तो उसमें अधिक कार्य करना पड़ेगा, अविलंब से प्रकाश किरण दूर हट जाएगी, तो इसकी तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति चेंज नहीं होगी, बट तरंगदैर्घ्य और वेग इसका चेंज हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये अपवर्तनांक निम्न बातों पर ये निर्भर करता है, ये आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण होती है उसके माध्यम की प्रकृति पर, जो किरण होती है किस कलर की होती है, किस माध्यम में, कांच है या वायु है या उसमें कुछ हीरा है, तो उसके माध्यम पर डिपेंड करती है आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण की। और ये माध्यम के ताप पर भी डिपेंड करती है, कितना तापमान है, और प्रकाश के यह रंग और तरंगदैर्घ्य पर भी निर्भर करती है। और फ्रेंड्स देख लेते हैं, ये ताप जब बढ़ता है तो इसके अपवर्तनांक का मान घटता है, जब ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये म्यू है, इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये कैसे भी वन लाइनर क्वेश्चन पूछ देगा,
तो फ्रेंड्स फाइनली इसका आंसर हो जाएगा डी, तरंगदैर्घ्य तथा वेग में। फ्रेंड्स देखते हैं 6, किसी पदार्थ में एक प्रकाश की आवृत्ति 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तथा तरंगदैर्घ्य 5 × 10⁻⁻7 मीटर है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक है। तो फ्रेंड्स एक जनरल फार्मूला होता है μ = c/b, जहाँ ये b है मीडियम का वेग है। तो अब ये b होता है, b क्या होता है, न्यू लैम्डा, जो वेग होता है ये आवृत्ति है, और उसके लैम्डा ये तरंगदैर्घ्य उसके गुणनफल के इक्वल होता है। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं न्यू लैम्डा। अब c की वैल्यू रख देते हैं 3 × 10⁸ अपॉन न्यू की वैल्यू 4 × 10⁻14 इंटू लैम्डा 5 × 10⁻⁻7। तो ये कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 20 × 10⁻7। अब ये कितना हो जाए 30/20, कितना 30/20। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1.5। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ये हो जाएगा 1.5। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 सेंटीमीटर ऊंचे बर्तन में किस हाइट तक पानी भरा जाए कि बर्तन ऊपर से देखने पर आधा प्रतीत हो। तो दिया है AμW = 4/3। तो फ्रेंड्स इसे याद रखते हैं, डायरेक्ट एक फार्मूला याद रखते हैं। इसके लिए ये म्यू होता है, म्यू = होता है ये h है, ये वास्तविक रियल ऊंचाई अपॉन ये h डैश मानते हैं, ये h डैश होती है, ये काल्पनिक होती है, जो आभासी होती है, जो प्रतीत हो रही है। तो फ्रेंड्स अब इसमें देखते हैं म्यू की वैल्यू कितना रखते हैं 4/3 = h। तो h मान लेते हैं, माना कि ये पानी है x ऊंचाई तक भरना चाहिए कि बर्तन की तली ये कितनी हो जाएगी, बर्तन की तली 21 - x हो जाएगी। ये x जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसा ही करना, x अपॉन ये मान लेते हैं x और 21 से माइनस कर देंगे। तो इसे फ्रेंड्स जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे, म्यू अपवर्तनांक = h, ये वास्तविक है, ये आभासी h डैश। यहाँ पर कोई भी वैल्यू देख सकता है 21, 22, 23, कोई भी 50 दे सकता है। तो ऐसा ही करेंगे 50 - x कर देंगे, x मान लेंगे। तो ये डायरेक्ट रखेंगे, तो क्योंकि इससे टाइम बचता है, और वैसे सॉल्व करेंगे फिगर बना के तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। फ्रेंड्स आते हैं अब 8 क्वेश्चन पर। विभिन्न वर्णों की प्रकाश किरणें वायु में गमन करती हैं। तो फ्रेंड्स ये करती हैं समान वेग से, क्योंकि फ्रेंड्स ये निर्वात है, वो अभिक्षेपणीय माध्यम है, ये नॉन डिस्पर्स माध्यम है, इसमें सभी रंग समान चार्ज से गति करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, समान वेग से, क्योंकि ये तरंगदैर्घ्य पर निर्भर नहीं करती है। फ्रेंड्स अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। एक वर्णीय प्रकाश वायु से म्यू अपवर्तनांक के कांच में अपवर्तित होता है, तो आपतित तथा अपवर्तित तरंगदैर्घ्यों का रेशियो होगा। तो फ्रेंड्स ये हम जानते हैं लैम्डा होता है, ये तरंगदैर्घ्य होती है, ये अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ से देख लेते हैं λ1 = λ2 हो जाएगा μ2/μ1। अब फ्रेंड्स ये कितना दिया है म्यू अपवर्तनांक वाले में, तो यहाँ म्यू अपॉन ये 1 किसका होता है, वायु का 1 होता है, = हो जाएगा λ1/λ2। तो फ्रेंड्स यहाँ से आ जाएगी μ/1। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सी, μ/1। फ्रेंड्स आया होगा समझ में। फ्रेंड्स अब देखते हैं 10 क्वेश्चन। एक वर्णीय प्रकाश किरण पुंज सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरती है, तो परिणाम स्वरूप क्या होता है। इसका वेग बढ़ता है, इसका वेग घटता है, इसकी आवृत्ति घटती है, इसकी तरंगदैर्घ्य घटती है, आवृत्ति तो बिल्कुल नहीं घटती है, आवृत्ति सेम रहती है। तो फ्रेंड्स अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे कैसे आता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका वेग बढ़ता है, क्योंकि ये जब सघन माध्यम में जाता है तो सघन माध्यम में जाएगा तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। और फ्रेंड्स जो अपवर्तनांक म्यू होता है वो डिपेंड करता है 1/λ तरंगदैर्घ्य पर,
सॉरी फ्रेंड्स, ये जो म्यू होता है, ये म्यू ये डिपेंड करता है 1/v प्रकाश के वेग पर। तो प्रकाश का वेग v होता है, वो डिपेंड करेगा 1/म्यू पर। और फ्रेंड्स ये म्यू होता है, तो म्यू किसके लिए, म्यू सघन के लिए ज़्यादा होती है, सघन के लिए ज़्यादा होती है किससे, म्यू विरल से। तो जब म्यू ज़्यादा होगी, सघन में जा रहा है, माध्यम विरल माध्यम में गुजरता है, सॉरी हाँ ठीक है, ये सघन माध्यम से विरल में जाता है, तो विरल में जा रहा है, तो म्यू विरल के लिए क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर जब वैल्यू ये बहुत कम पुट करेंगे, यहाँ पर वैल्यू कम आएगी, तो ये वैल्यू लगाएंगे तो बी की वैल्यू एंटी प्रोपोर्शनल है, तो बी की वैल्यू अधिक मिलेगी, तो बी किसका होगा, ये वेग बढ़ ही तो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ए हो जाएगा, वेग बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स 11 देखते हैं, अवरक्त किरणों के लिए अपवर्तनांक का मान रहता है। तो फ्रेंड्स विद्युत चुंबकीय तरंगों में इसका देखते हैं, इसका जो क्रम होता है वो सबसे पहले किसका आता है, जैसे गामा होती हैं, एक्स पराबैंगनी होती हैं, फिर अवरक्त होती हैं इसमें। तो इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग में इसकी सबसे अधिक किसकी आवृत्ति होती है, लेकिन आवृत्ति से कोई लेना देना नहीं है, इसकी सबसे कम होती है क्या, तरंग सबसे अधिक आवृत्ति होती है और तरंग दैर्घ्य होती है सबसे कम, लैम्डा सबसे कम होती है। तो इस यही क्रम चला आएगा। तो पराबैंगनी की जो तरंग दैर्घ्य होती है कम होती है किससे, ये पराबैंगनी की लैम्डा है, ये तरंग दैर्घ्य किससे, अवरक्त से। अवरक्त किरणों की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसमें पूछा क्या है, अपवर्तनांक का मान रहता है। अवरक्त किरणों के लिए अपवर्तनांक का मान कैसा रहता है, तो पराबैंगनी से कम होगा या ज़्यादा होगा। लैम्डा, तो इसमें लैम्डा ये है जो अवरक्त किरणों के लिए ये तो ज़्यादा होगी, अवरक्त किरणों के लिए जो तरंग दैर्घ्य वो तो ज़्यादा होगी। बट पूछा क्या है अपवर्तनांक, तो फ्रेंड्स हम भली बात जानते हैं ये अपवर्तनांक होता है म्यू, वो 1/लैम्डा के प्रोपोर्शनल होता है, 1/लैम्डा ये एंटी प्रोपोर्शनल होता है। तो जब अवरक्त किरणों के लिए क्या ज़्यादा लैम्डा होता है, ये लैम्डा ज़्यादा होता है, तो म्यू कितना हो जाएगा, म्यू कम हो जाएगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमण पाती हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर भी हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों से कम। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स देखते हैं 12, हीरे का अपवर्तनांक 2 है, तो हीरे में प्रकाश का वेग सेंटीमीटर प्रति सेकंड में होगा। तो अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू c/v, c है प्रकाश का वेग, वैल्यू पुट करते हैं 3 × 10⁸ अपॉन b की वैल्यू ये निकालनी है, यहाँ पर भी कर लेते हैं, यहाँ अपवर्तनांक की वैल्यू रख देते हैं 2, तो ये 1.5 हो जाएगा। 1.5 × 10⁸ है, जब ये 10⁸ मीटर प्रति सेकंड में है, जब सेंटीमीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो इसमें 2 पावर है वो ऐड हो जाएंगी, तो 1.5 × 10⁻10 ये सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1.5 × 10⁻10 मीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो देखते हैं 14, 8 मीटर गहराई वाले एक आयताकार टैंक पानी म्यू इज इक्वल टू 4/3 से पूर्णतः भरा है, तो इसकी तली कितनी गहराई पर दिखेगी। तो फ्रेंड्स एक फार्मूला बताया था, अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू एच जो वास्तविक गहराई होती है अपॉन एच डैश जो आभासी गहराई होती है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं 4/3 अपॉन 4/3 इज इक्वल टू 8 है जो वास्तविक गहराई दी है, तो तली कितनी गहराई पर दिखेगी, तो ये आभासी हो जाएगी एच डैश, तो 4 × 8, तो एच डैश कितनी हो जाएगी 6 मीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा हाँ मीटर ही होगी, क्योंकि ये 8 मीटर दी हुई है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 6 मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट 17, टी मोटाई व एन अपवर्तनांक वाले कांच की प्लेट से प्रकाश गुजरता है। यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो कांच की प्लेट पार करने में प्रकाश को लगा समय होगा। तो फ्रेंड्स जो समय होता है, समय इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू दूरी बाई चाल होता है। तो दूरी यहाँ पर कितनी समय होता है, वो दूरी बटे चाल होता है, दूरी अपॉन चाल। तो यहाँ पर दूरी कितनी तय करेगा, टी मोटाई की, तो यहाँ
समय जैसे टी डैश मान लेते हैं, तो समय इज इक्वल टू टी डैश इज इक्वल टू, दूरी तो टी दी गई है तो टी अपॉन, अब चाल क्या होती है, चाल होती है सी अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू, या म्यू अपवर्तनांक है, तो चाल क्या होती है सी अपॉन म्यू, तो यहाँ पर चाल की जगह रख देंगे सी अपॉन म्यू, सी अपॉन म्यू। तो म्यू यहाँ पर क्या है, ये अपवर्तनांक है, म्यू की वैल्यू यहाँ दी गई है एन के पदों में, तो यहाँ एन रखेंगे, सी अपॉन एन कर देंगे, तो यहाँ पर टी एन अपॉन सी आ जाएगा। अब फ्रेंड्स मैच कर लेते हैं ऑप्शन एन टी अपॉन सी, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा एन टी अपॉन सी, सी ऑप्शन। अब फ्रेंड्स ये ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें पार करने में लगा समय होगा, तो फ्रेंड्स इसकी जो डायमेंशन है बेमा रख कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे एन की वैल्यू, एन अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है तो एन से कट कर देते हैं। अब टी है, टी ये क्या है, मोटाई, मोटाई मीन्स इसका मात्रक हो जाएगा मीटर, अब अपॉन, अब ये सी है, ये है मीटर प्रति सेकंड होता है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड, ये सेकंड ऊपर पहुंच जाएगा, सेकंड प्रति है तो मीटर अपॉन है तो सेकंड ऊपर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो फ्रेंड्स इसका ये मात्रक क्या आ गया, सेकंड। तो इसमें लगा समय भी पूछा है तो समय का मात्रक भी सेकंड होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, एन टी अपॉन सी। और ये तो मिलेंगे नहीं क्योंकि टी अपॉन एन सी ये रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये प्रति सेकंड इसका आएगा, 1/t इसकी बेमा हो जाएगी, और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये बेमा से भी कर लेते हैं, बेमा रख के या इसके मात्रक रख के, तो फ्रेंड्स इसका आंसर एन टी अपॉन सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एयरफोर्स नेवी, ये आ भी चुका है एयरफोर्स में। जब एक प्रकाश किरण वायु से पानी में जाती है तो उसका कौन सा गुण अपवर्तित रहता है, तो फ्रेंड्स इसके पीछे बताया था, आवृत्ति इसकी अपवर्तित रहती है, वेग, तरंगदैर्घ्य, आयाम ये चेंज होते रहते हैं, इसकी आवृत्ति अपवर्तित रहती है। सॉल्व किया था कैसे रहती है, ये स्टार्टिंग में जब हो रहे थे तब उसमें क्वेश्चन आया था, वो सॉल्व किया था तब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अब 19 सॉल्व करते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। यदि दोनों के मध्य केवल जल का वायुमंडल हो तो प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय होगा, जहां जल का अपवर्तनांक ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 4/3 है। तो अब देखते हैं इसे, पहले सबसे पहले 8 मिनट 20 सेकेंड को मिनट में चेंज करते हैं, तो 8 प्लस ये 1/3 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 25/3। 1/3 क्यों होगा, ये 60 से डिवाइड करेंगे 20 को तो 1/3 हो जाएगा, इसलिए 25/3 हो जाएगा। अब हम फार्मूला जानते हैं, म्यू इज इक्वल टू होता है सी ए, ये जो सी होता है ये प्रकाश का वेग होता है एयर में, तो वही सी ए अपॉन सी डब्लू, यहाँ वाटर की बात हो रही है, सी डब्लू कर लेंगे। अब इसमें क्या समय से इसमें रिलेशन निकालना है, समय कितना हुआ, तो चाल किसके होती है, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय, तो ये सी हो जाएगा, एंटी प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये व्युत्क्रमानुपाती किसके, समय के। तो यहाँ ये कर सकते हैं, यहाँ पर पहले ये कर लेते हैं ए म्यू 0, तो ए म्यू डब्लू कर लेते हैं इज इक्वल टू, अब ये टी, यहाँ टी डब्लू कर लेते हैं क्योंकि ये रिवर्स है, यहाँ टी ए कर लेते हैं। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, एम यू डब्लू दी हुई है 4/3 इज इक्वल टू, अब टी डब्लू है ये क्या है वाटर में, ये इसकी पूछी है टी डब्लू अपॉन इसमें कितना हो जाएगा, टी ए एयर में दी हुई है कितनी, ये कितनी आई थी 25/3, तो यहाँ 25/3 कर लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये 3 है वो ऊपर पहुँच जाएगी, यहाँ पर 3 ये हो जाएगी, 3 3 ज़ा 9 और ये हो जाएगी 100, तो कितना आ जाएगा 100/9 मीन्स ये हो जाएगा 11 सही 1/9। देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, 11 सही 1/9 हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, ये 11 तो मिनट हो जाएंगे, ये मिनट में 11 मिनट। अब ये 1/9 है तो इसे कैसे करेंगे, 1/9 को चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे 9 को, तो ये लगभग 6 आ जाएगी, 6 सेकेंड, 9 6 54, इसलिए 54 पॉइंट में समथिंग आएगी, तो ये लगभग कितना हो जाएगा 11 मिनट 6 सेकेंड।
तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 11 मिनट 6 सेकेंड। अब देखते हैं 22, कांच और जल के अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में क्रमशः इतने इतने हैं, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। तो कांच और जल के सापेक्ष दिए हैं किसमें, वायु के सापेक्ष, तो ए म्यू, डब्लू वाटर के सापेक्ष 3/2 है, एंड ए म्यू जल के सापेक्ष, सॉरी यहाँ पर वाटर नहीं है, यहाँ जल है, कांच है, गिलास, और यहाँ पर डब्लू है वाटर। ये कितना दिया गया, 4/3। अब पूछा गया जल के सापेक्ष कांच का, मीन्स जल के सापेक्ष, तो जल पहले आएगा, वाटर, डब्लू म्यू ये गिलास, जी ये पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये ऐसे लिखते हैं, पहले होगा म्यू जी अपॉन म्यू डब्लू, ये नीचे वाला यहाँ पर ये ऊपर आ जाता है, म्यू जी के रूम ये ऊपर आ जाएगा, जैसे यहाँ ये नीचे पहुँच जाता है। जब इसे आगे बढ़ाते हैं, सॉल्व करते हैं, डिवाइड में करते हैं तब। अब यहाँ पर ए रख देते हैं, क्योंकि वायु के सापेक्ष ये दिए गए हैं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ए म्यू जी कर देंगे दोनों में। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ए म्यू जी की कितनी दी गई है, 3/2 अपॉन ये 4/3, तो 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, तो फ्रेंड्स इसका आंसर आ जाएगा 9/8। तो क्या है इसका आंसर, 9/8 बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं 23, यदि माध्यम आई से माध्यम जे में जाने पर किसी प्रकाश किरण का अपवर्तनांक आई म्यू जे से प्रदर्शित होता है, तो 2 μ1 × 2 इतना मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स अभी बताया था, ये है जो इधर लास्ट वाली है वो ऊपर पहुंच जाती है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 म्यू, यहाँ पर μ1 करेंगे, यहाँ वो ऊपर पहुंच जाएगी, जब इसे डिवाइड में करेंगे अपॉन, ये है जो शुरुआती है वो हो जाएगी μ2 इंटू, इसी प्रकार यहाँ μ2 अपॉन μ3 इंटू μ3 अपॉन μ4। अब ये कैंसिल हो जाएगी। अब फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, μ1 अपॉन μ4। अब इसी प्रकार जब ये ऊपर पहुंच गई तो ये भी कर सकते हैं, इसे ये भी लिख सकते हैं, क्या इसे लिख सकते हैं 4 μ1 लिख सकते हैं। अब जब इसे रिवर्स करेंगे, क्योंकि ऑप्शन हमें देखना है, ऑप्शन में क्या है, कितना आया 4 μ1, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ये आया था 4 μ1। अब 4 μ1 ये ऑप्शन मैच करना है, इसमें कुछ में नहीं, किसी में नहीं मिल रहा, अब मिलेगा किस में, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स करेंगे तो 1/1 μ4 हो जाएगा, तो इसका आंसर सी करेक्ट है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं 24, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य माध्यम जल के लिए μ = 1.33 में म्यू गुनी कम हो जाती है। एक गोताखोर जल के अंदर से किसी वस्तु को देखता है जिसका प्राकृतिक रंग हरा है, तो वस्तु दिखेगी। तो इसमें हरी, नीली, पीली, लाल, कुछ भी कैसा भी ऑप्शन दे सकते हैं, तो कैसी दिखेगी। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं प्रकाश का रंग उसकी आवृत्ति द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो और उसमें जब दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो आवृत्ति ये नियत रहती है, अभी बताया था। जब आवृत्ति नियत रहेगी तो इसका रंग कभी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश का वेग, प्रकाश का रंग है वो आवृत्ति द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो इसका रंग क्या होगा, सेम रहेगा, हरा ही। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अब देखते हैं 25, किरण प्रकाश की असफल हो जाती है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सी। जब अवरोधक प्रकाश तरंगदैर्घ्य से छोटा होता है तो किरण प्रकाश की असफल हो जाती है, ये याद रखेंगे। और एक भी होता है इसका रीज़न, वस्तु का आकार ये तरंगदैर्घ्य के आकार का हो, जब वस्तु का आकार तरंगदैर्घ्य के आकार का हो तो किरण प्रकाश की असफल हो जाती है, ये भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो इसमें क्या है, तो जब अवरोधक प्रकाश तरंगदैर्घ्य से छोटा हो। अब देखते हैं 26, जब प्रकाश किरण वायु से जल से कांच, कांच से CO2 गैस में, अंत में फिर वायु में प्रवेश करती है, तो इनके अपवर्तनांकों में संबंध होगा। सबसे पहले ऑप्शन से देख लेते हैं, इसमें इसको क्या लिखेंगे, NW को इसे लिखेंगे NW अपॉन NA
इंटू इसे लिखेंगे NGL अपॉन NW इंटू इसे लिखेंगे N गैस अपॉन NGL। अब इसे लिखेंगे NA अपॉन N गैस। अब N गैस से N गैस कैंसिल, NGL से NGL, NW से NW, NA से NA कैंसिल। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1। ये फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। किसी एक वर्ग के प्रकाश के लिए वायु में तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम तथा जल में इसकी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य इतनी है, तो जल में प्रकाश की चाल होगी। तो अब इसमें क्या करते हैं, जो चाल होती है वो क्या होती है? B = न्यू लैम्डा होती है। ये न्यू है आवृत्ति, ये चाल है। तो B होता है, ये समानुपाती होता है लैम्डा के। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। B1/B2 = λ1/λ2। तो B1/B2 तो क्या है? वर्ग के लिए वायु में, तो वायु में चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ अपॉन ये व्यू। अब यहाँ पर λ1 यहाँ पर निकालते हैं, नीचे ले आते हैं λ1, तो 6000। अब यहाँ कितनी हो जाएगी? 4500। अब ये = कितनी हो जाएगी? B2 के। तो B2 ये निकालने हैं, तो ये दो शून्य हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी, और ये एक शून्य है। यहाँ पर कितना बचेगा? 3 × 10⁷ इंटू 45/6। अब ये कितना? 3 × 2 = 6। अब ये हो जाएगा कितना? 22.5। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा B ऑप्शन। ये जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या हो गया? B ऑप्शन 2.25। वो उसमें एक शून्य थी, वो उसकी 10 की पावर में ऐड हो जाएगी, तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब देखते हैं 29। यदि ε0 व μ0 किसी मुक्त आकाश की क्रमशः विद्युतशीलता, चुंबकीय पारगम्यता है, तो ये हैं माध्यम के सापेक्ष राशियां हैं। तो माध्यम का अपवर्तनांक, जैसे माध्यम के सापेक्ष कोई भी चाल होगी तो B होगी, और प्रकाश की चाल होगी वो C होगी। तो यहाँ हम जनरल फार्मूला लगाते हैं, तो μ = C/V होता है। अब C क्या होता है? हमने पढ़ा होगा, C होता है 1/√μ0 ε0। इसमें क्योंकि ये दी गई है μ0 ε0, ये विद्युतशीलता और चुंबकीय पारगम्यता, तो μ0 ε0 अपॉन ये B हो जाएगा। B माध्यम के सापेक्ष, तो माध्यम की ये एप्सिलॉन ओनली एंड म्यू है, तो इसे 1/√ε म्यू कर लेंगे। अब जब ये करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएंगे, तो √μ एप्सिलॉन अपॉन ये कितनी पूरे में रूट चल जाएगा, तो μ0 ε0। तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, √μ एप्सिलॉन अपॉन μ0 ε0। अब देखते हैं 30। वायु में इतने तरंगदैर्घ्य की एक बड़ी नीली प्रकाश किरण जल में गति करती है, तो इसकी जल में तरंगदैर्घ्य होगी। तो हम जानते हैं ये जो म्यू होता है अपवर्तनांक, ये प्रोपोर्शनल होता है 1/λ के। तो अब यहाँ देखते हैं μ1/μ2 = λ2/λ1। अब λ2 क्या है? जल की, और ये μ1 है ये एयर की, तो μ1 एयर के लिए 1 हो जाएगा। एंड ये है जो जल के लिए दिया गया है 4/3, तो 3 ऊपर पहुंच जाएंगे। 3/4 = λ2 ये ज्ञात करनी है, अपॉन λ1 कितनी दी गई है वायु के लिए? 4200। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। ये 1050 आ गई। अब इसमें जब मल्टीपल करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी? 0, 15, 1150। तो ये कितनी आ गई? सॉरी 3, ये 3150 आ गई। तो अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन C मैच हो रहा है, तो ये कितना हो गया? C 3150 एंगस्ट्रॉम।
अब देखते हैं 31। यदि किसी माध्यम की चुंबकशीलता μ0 तथा परावैद्युतांक k0 है तो इसका अपवर्तनांक निम्न में किस सूत्र द्वारा दिया जा सकता है। तो अभी निकाला था ये म्यू इज इक्वल टू रूट म्यू एप्सिलॉन अपॉन μ0 एप्सिलॉन 0। अभी एक क्वेश्चन आगे, तो अभी ये कितना है μ0 तथा परावैद्युतांक k0 दिया है, तो ये टोटली कितनी हो जाएगी μ0। और ये परावैद्युतांक क्या होता है, परावैद्युतांक k इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, ये इलेक्ट्रिसिटी में होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा μ0 रूट μ0 k0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c मीटर प्रति सेकंड हो तो 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। तो हम जानते हैं अपवर्तनांक n या म्यू कह सकते हैं इज इक्वल टू c बाई बी। ये भी माध्यम में, तो माध्यम में पूछा है तो b यहाँ पर लाते हैं, b इज इक्वल टू सी अपॉन ये कितना दिया गया 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में। तो माध्यम में अपवर्तनांक कितना है 1.5, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, सी ऑप्शन, c बाई 15। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब प्रकाश वायु से पानी में प्रवेश करता है तो इसकी क्या होता है, फ्रिक्वेंसी तो सेम रहती है, आवृत्ति अभी बताया था, इसी तरह से आवृत्ति सेम रहती है और इसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो भी चेंज हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब प्रकाश वायु से पानी में प्रवेश करती है तो क्या होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा, आवृत्ति वही रहती है किंतु वायु की तुलना में पानी में तरंगदैर्घ्य कम हो जाता है, वायु की तुलना में पानी में तरंगदैर्घ्य कम हो जाता है। अब देखते हैं 36। कांच का अपवर्तनांक 3/2 है व पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। अगर प्रकाश की चाल कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो तो पानी में प्रकाश की चाल होगी। अब सॉल्व करते हैं। जो म्यू होता है वो होता है समानुपाती 1/v के। तो अब इसी से इस फॉर्मूले से देखते हैं, μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। अब क्या है, अपवर्तनांक है कांच का अपवर्तनांक, तो कांच का अपवर्तनांक कितना है, पानी का इतना है। अगर प्रकाश की चाल कांच में, तो कांच के लिए हम μ1 ले लेते हैं, तो 3/2 अपॉन क्या ज्ञात करना है, हाँ अपॉन पानी का अपवर्तनांक 4/3 ले लेते हैं, ये दिया ही गया है। अब इज इक्वल टू ये v2 है प्रकाश की चाल कांच में, तो v1 नीचे हो जाएगी, v2 ये ज्ञात करनी है, v1 हो जाएगी 2 × 10⁸। अब ये 3 3 9/8, यहाँ कितना हो जाएगा 9/8 इज इक्वल टू v2 अपॉन में है ये, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा 2 × 10⁸ में। अब ये कितना हो जाएगा, तो 9 2 18 अपॉन 8 × 10⁸। तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं 18 अपॉन 8 × 10⁸। तो 2 9 18 2 4 तो ये कितना हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अब 37 देखते हैं। 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति की एक वरीय प्रकाश किरण निर्वात में चलकर 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यम में इसकी तरंगदैर्घ्य होगी। तो मीडियम में तरंगदैर्घ्य पूछी है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू लैम्डा एयर में निर्वात में तरंगदैर्घ्य अपॉन लैम्डा मीडियम। अब इसे लैम्डा एयर है तो इसे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है सी होता है, क्योंकि लैम्डा होता है, लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू होता है, क्योंकि ये बेग होता है, जो बेग v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है आवृत्ति और ये तरंगदैर्घ्य के गुणनफल के इक्वल। तो अब इसे देख लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, लैम्डा ए इज इक्वल टू, तो क्या था म्यू इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी मीडियम, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा सी अपॉन न्यू कर देते हैं, या लैम्डा सी ए की जगह इनटू
अब ये क्या है, सी एम मीडियम में ये है, ये ही रहने देते हैं। तो यहाँ सी मीडियम इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू इंटू ये हो जाएगा म्यू। अब इसे वैल्यू पुट करते हैं, इसमें रखते हैं, तो क्या है 3 × 10⁸ अपॉन 5 × 10⁻14 इंटू 1.5। जब फ्रेंड्स इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 4000 एंगस्ट्रॉम। इसका आंसर ये हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। चलिए अब देखते हैं 38 प्रकाश की वायु में तरंग दैर्घ्य 7200 एंगस्ट्रॉम है, तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कांच में होगी जब कांच का आवर्तनांक 1.5 है। तो अभी बताया था फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू लैम्डा, ये एयर में, वायु अपॉन लैम्डा कांच मीन्स किसी भी मीडियम में। अब इसे सॉल्व करते हैं। लैम्डा वायु में कितनी दी गई है 7200 अपॉन ये 1.5 यहाँ पर कर लेते हैं, ये यहाँ लैम्डा ये गिलास में निकल आएगी। तो अब इसे क्या करते हैं, तो ये आ जाएगी 4800 एंगस्ट्रॉम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 4800 एंगस्ट्रॉम। चलिए अब देखते हैं 39 इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान रखना सत्य नहीं है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। बिल्कुल, क्योंकि लाल प्रकाश की जो अपवर्तनांक होता है वो लाल प्रकाश का कम होता है, और तरंगदैर्घ्य तो सिंपल सी बात है, तरंगदैर्घ्य लाल प्रकाश की ज़्यादा होती है। अब देखते हैं, तो ये तो ऐसे जैसे सत्य नहीं है, ये इसके हिसाब से ये नहीं होगा। वैसे ये तो बिल्कुल राइट है, लेकिन पूछा क्या है सत्य नहीं है। अब बी में देखते हैं नीले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य नारंगी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से छोटा होता है। हाँ, ये विबग्योर होता है, उसी के हिसाब से देख लेते हैं। वायलेट इंडिगो इसी के हिसाब से, रेड सबसे पीछे आता है, ये भी ऑप्शन सही होगा, लेकिन इसमें सत्य नहीं है पूछा, तो इसलिए नहीं होगा। अब हरे प्रकाश की आवृत्ति नीले प्रकाश की आवृत्ति से अधिक होती है। ये बिल्कुल होती है, क्योंकि हरे प्रकाश की आवृत्ति नीले प्रकाश की आवृत्ति से होती है। अब थर्ड में है हरे प्रकाश की आवृत्ति नीले प्रकाश की आवृत्ति से अधिक होती है। तो बिल्कुल होती है, लेकिन इसमें क्या पूछा है, नहीं है सत्य। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डी बैंगनी प्रकाश की आवृत्ति नीले प्रकाश की आवृत्ति से अधिक होती है। अब देखते हैं 40 एंड लास्ट क्वेश्चन, कौन सा रिलेशन सही है। तो इसे सॉल्व करते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था, इसे लिख सकते हैं म्यू आर अपॉन म्यू ए इस इक्वल टू, ऑप्शन ए से पहले देखते हैं, इसे लिख सकते हैं म्यू डब्लू अपॉन म्यू ए इंटू म्यू डब्लू अपॉन म्यू, ये क्या है एन है, क्या है। अब इसे ये तो होने वाला नहीं, ये कुछ नहीं होगा इसमें, ये आर होगा, आर यहाँ पर, तो ये तो कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन इसका ये रॉन्ग हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड, ए म्यू आर इंटू, तो ए म्यू आर क्या लिख सकते हैं, म्यू आर अपॉन म्यू ए इंटू ये म्यू डब्लू अपॉन म्यू आर इज इक्वल टू म्यू ए अपॉन म्यू डब्लू। इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, इसमें ये, तो म्यू डब्लू अपॉन म्यू ए, तो म्यू ए अपॉन म्यू डब्लू, तो ये तो एंटी प्रोपोर्शनल नहीं, ये रिवर्स हो जाएंगे, ये सब नीचे करेंगे, इससे ऊपर, ये तो बिल्कुल नहीं आ रही, क्योंकि ये म्यू डब्लू इसमें ऊपर है, ये इसमें नीचे है, तो ये भी ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं सी, ए म्यू आर इंटू आर म्यू ए इस इक्वल टू 0, ये बिल्कुल नहीं होगा, 0 1 भले भी हो सकता था। तो ये डी देखते हैं, ए म्यू आर अपॉन ए म्यू आर अपॉन कितना है डब्लू म्यू आर, ए म्यू आर अपॉन डब्लू म्यू आर इज इक्वल टू ये ए म्यू डब्लू, ए म्यू डब्लू। अब इसे सॉल्व करते हैं, म्यू आर अपॉन म्यू ए, अब ये भी अपॉन हो जाएगा, तो ये इसे ये कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा म्यू, जब ऊपर पहुँचाएंगे तो ये हो जाएगा म्यू डब्लू अपॉन म्यू आर।
ये म्यू आर से म्यू आर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये म्यू डब्लू अपॉन म्यू ए इसमें रिमेन पार्ट है। अब इसे क्या लिख सकते हैं, इसे देखते हैं, इसे लिख सकते हैं हम म्यू डब्लू अपॉन म्यू ए लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैच हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डी इज़ राइट आंसर। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।